गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं नीतू चौधरी स्वागत करती हूँ आपका अपने परिवार स्वाध्याय श्री में। तो कैसे हैं आप सभी? आई होप अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, घर पर होंगे, अपना और अपने परिवार वालों का ख्याल रख रहे होंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। जैसा कि आप सभी को पता है, ये हमारी करंट अफेयर की क्लास है जो डेली सुबह 6 बजे होती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं एक मोटिवेशनल कोट से कि ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। ईश्वर का दिया कभी अल्प नहीं होता, जो टूट जाए वो संकल्प नहीं होता। लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, लक्ष्य को हार से दूर ही रखना, क्योंकि जीत का कोई विकल्प नहीं होता। बिल्कुल सही बात है, लक्ष्य को हार से दूर ही रखो। जब हमने लक्ष्य बना लिया है तो ये मत सोचो कि हार होगी। हार जैसी कोई चीज नहीं होती, या तो जीत मिलती है या सीख मिलती है। तो चलिए शुरुआत करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से आज की क्लास की। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि कॉपी और पेन लेके बैठेंगे, एक एक क्वेश्चन को अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। ठीक है, तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि पश्चिम बंगाल सरकार ने प्री प्राइमरी एवं प्राइमरी छात्रों के लिए किस नाम से ओपन रूम क्लासरूम लॉन्च करने की घोषणा की है? बताइए। ऑप्शन ए है हमारा परिय शिक्षालय, उदय शिक्षालय, अमानत शिक्षालय या परम शिक्षालय। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? परिय शिक्षालय, उदय शिक्षालय, अमानत शिक्षालय या परम शिक्षालय। तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी परिय शिक्षालय ना लॉन्च करने की घोषणा की है। क्या करने की? परिय शिक्षालय जो ओपन रूम क्लासरूम है उसे लॉन्च करने की घोषणा की है। सेकंड क्वेश्चन पे चलेंगे। तो आज का हमारा सेकंड क्वेश्चन है कि कोटा राजस्थान के चंबल रिवर फ्रंट पर स्थित करने के लिए कितने हजार किलो का सबसे बड़ा घंटा बनाया जा रहा है? यह घंटा गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में 3 रिकॉर्ड कायम करेगा। कितने रिकॉर्ड? 3 रिकॉर्ड कायम करेगा। तो बताइए कितने किलो का है? 80,000 किलो का है, 81,000 किलो का है, 82,000 किलो का है या 83,000 किलो का है? बताइए फटाफट से कितने किलो का है? 82,000 किलो, 81,000 किलो, 83,000 किलो या 80,000 किलो। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी ये कितने किलो का है घंटा? 82,000 किलो का है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 है कि निम्न में से किसके द्वारा एटलस क्षुद्र ग्रह, कौन सा? एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को करने में सक्षम करने में पहला सिस्टम बन गया है? बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या है? इसरो है, डीआरडीओ है, नासा है या ईसा है? बताएंगे फटाफट से इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए, बी, सी या डी? बताइए फटाफट से कि एटलस क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे में पूरे करने वाला अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। अंतरिक्ष को स्कैन करने में, यहाँ पे ये छूटा हुआ है, स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। कौन सा? इसरो, डीआरडीओ, नासा या ईसा? बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी नासा। क्या हो जाता है? नासा इसका राइट आंसर हो जाता है। नासा के द्वारा एटलस यानी एस्ट्रॉइड टेरेस्ट्रियल इम्पैक्ट लास्ट अलर्ट सिस्टम क्षुद्र ग्रह ट्रैकिंग सिस्टम 24 घंटे पूरे अंतरिक्ष को स्कैन करने में सक्षम पहला सिस्टम बन गया है। यह एटलस एक अत्याधुनिक क्षुद्र ग्रह पहचान प्रणाली है जिसे हवाई विश्वविद्यालय खगोल विज्ञान संस्थान द्वारा संचालित किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 के बाद क्वेश्चन नंबर 4 कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने हाल ही में परिय शिक्षालय नामक ओपन रूम, ये फिर से क्वेश्चन रिपीट होके आ गया है, ये हमने अभी पढ़ा है।
तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? किस राज्य सरकार ने किया है? गुजरात सरकार ने, महाराष्ट्र सरकार ने, दिल्ली सरकार ने या पश्चिम बंगाल सरकार ने? बताइए फटाफट से, किसने किया है पर्य शिक्षालय नामक ओपन रूम? तो ये है पश्चिम बंगाल सरकार। किसने किया है? पश्चिम बंगाल सरकार ने किया है। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे कि निम्न में से किस पार्क को भारत की पहली OECM साइट घोषित किया है? बताइए किस पार्क को भारत की OECM साइट घोषित किया है? बताएंगे फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? ऑप्शन ए है हमारा अरावली जैव विविधता पार्क, यमुना जैव विविधता पार्क, महेंद्रगढ़ जैव विविधता पार्क या सुंदर जैव विविधता पार्क? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? अरावली जैव विविधता पार्क या यमुना जैव विविधता पार्क या महेंद्रगढ़ जैव विविधता पार्क या सुंदर जैव विविधता पार्क? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी अरावली जैव विविधता पार्क। क्या हो जाता है? इसका राइट आंसर हो जाता है अरावली जैव विविधता पार्क को हाल ही में भारत की पहली OECM साइट घोषित किया गया है। यह OECM टैग प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ द्वारा दिया जाता है, जिसके अनुसार OECM स्थल संरक्षित नहीं है लेकिन जैव विविधता में समृद्ध है। अरावली पहाड़ियां देश की पहली OECM साइट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 कि निम्न में से किस केंद्र शासित प्रदेश में हाल ही में विश्व का सबसे बड़ा इग्लू कैफे खोला गया है? बताइए फटाफट से, कहां पर खोला गया है? ऑप्शन ए है हमारा दादर एवं नागर हवेली, अंडमान और निकोबार, दिल्ली और जम्मू कश्मीर। बताइए कहां पे खोला गया है इग्लू कैफे? सबसे बड़ा, विश्व का सबसे बड़ा कैफे तो ये खोला गया है जम्मू कश्मीर में, यानी ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 6 के बाद आ जाता है हमारा क्वेश्चन नंबर 8, यानी चीन और किस देश ने हाल ही में 60 बिलियन डॉलर, ये 7 नंबर क्वेश्चन है, ठीक है, ये टाइपिंग मिस्टेक है तो इसे क्वेश्चन नंबर 7 कर लेंगे। कितना कर लेंगे? 7 कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। चीन और किस देश ने हाल ही में 60 बिलियन डॉलर के CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? बताइए फटाफट से, इसका राइट आंसर क्या हो जाता है? जापान, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो इसका राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी, यानी पाकिस्तान। क्या हो जाता है? पाकिस्तान इसका राइट आंसर हो जाता है। पाकिस्तान और चीन ने हाल ही में 60 बिलियन डॉलर के चीन पाकिस्तान आर्थिक गलियारे यानी CPEC के दूसरे चरण को शुरू करने के लिए समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। यह बुनियादी ढांचा परियोजनाओं का एक संग्रह है जो पूरे पाकिस्तान में निर्माणाधीन है। यह 2013 में शुरू हुआ था और इस परियोजना का जो शुरुआती मूल्य है वो 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। कितना था पहले? 47 बिलियन अमेरिकी डॉलर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 7 के बाद आ जाती है हमारी झटका सीरीज। चलिए झटका सीरीज में बजट से संबंधित कुछ क्वेश्चन हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। एक एक क्वेश्चन को आप लोग बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। तो आज का हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या है बजट का, कि भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? बताइए, भारत सरकार का कौन सा मंत्रालय केंद्रीय बजट प्रस्तुत करता है? बताएंगे फटाफट से, इसका आंसर क्या हो जाता है? तो बताइए कौन सा मंत्रालय है जो बजट प्रस्तुत करता है? तो कौन सा है? वो है हमारा वित्त मंत्रालय। कौन सा है? वित्त मंत्रालय। वित्त मंत्रालय। क्वेश्चन आप लोगों का है कि वित्त मंत्री कौन है हमारे? बताइए फटाफट से। नेक्स्ट है, भारत के इतिहास में सबसे पहले बजट पेश किया गया था तो कब किया गया था? भारत के इतिहास में जो पहला बजट था वो कब पेश किया गया था? तो वो किया गया था 7 अप्रैल 1860 को। कब किया गया था? 7 अप्रैल 1860 में पहला बजट क्या किया गया था?
पेश किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आज़ाद भारत का पहला केंद्रीय बजट किसके द्वारा पेश किया गया था? जब भारत आज़ाद हो गया था तो पहला केंद्रीय बजट था जो वो किसके द्वारा पेश किया गया था? वो किया गया था R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। किसके द्वारा? R.K. षणमुखम चेट्टी के द्वारा। चेट्टी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? बताइए, भारत का सबसे लंबा बजट पढ़ने का रिकॉर्ड किस वित्त मंत्री के पास है? तो वो है हमारी वर्तमान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के पास। किसके है? निर्मला सीतारमण। निर्मला सीतारमण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, केंद्र और राज्य सरकार दोनों के कर्मचारियों की कर कटौती की सीमा 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? बताइए फटाफट से, 10% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत कर दी गई है? तो 14% कर दी गई है। कितने प्रतिशत? 14% कर दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारपोरेट सरचार्ज। क्या है ये? सरचार्ज। कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? बताइए फटाफट से, कारपोरेट सरचार्ज 12% से घटाकर कितने प्रतिशत कर दिया गया है? तो ये कर दिया गया है 7%। कितना कर दिया गया है? 7% कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 है इसी में, 2022-23 के लिए अर्थव्यवस्था में समग्र निवेश को उत्प्रेरित करने में राज्यों की सहायता के लिए कितने करोड़ रुपए को आवंटित किया गया? बताइए, कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया 2022-23 के लिए? कितने करोड़ रुपए का आवंटन किया गया? तो 1 लाख करोड़ रुपए का। कितने? 1 लाख करोड़ रुपए का आवंटन किया गया। 1 लाख करोड़ रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है कि देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू करेगी? देश के नागरिकों के लिए विदेश यात्रा को आसान बनाने के लिए कौन सी सुविधा लागू करेगी? चलिए बताइए इसका आंसर क्या हो जाता है? तो क्या कौन सी सुविधा लागू होगी? ई पासपोर्ट। कौन सा होगा? ई पासपोर्ट की सुविधा लागू होगी देश के नागरिकों के लिए। ई पासपोर्ट की सुविधा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा दस्तावेज बजट के साथ विधायिका को प्रस्तुत नहीं किया गया? बताइए, कौन सा दस्तावेज बजट के साथ विधायिका को प्रस्तुत नहीं किया गया? तो कौन सा दस्तावेज है? आर्थिक सर्वेक्षण। कौन सा? आर्थिक सर्वेक्षण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? कौन सा उचित क्रम में बजट के अधिनियमन के चरणों के रूप में व्यवस्थित है? बताइए, कौन सा उचित क्रम में बजट के अधिनियम में चरण के रूप में व्यवस्थित है? चरण के रूप में कौन सा व्यवस्थित है? तो विधायिका की प्रस्तुति, सामान्य इधर लिख देती हूँ, विधायिका की प्रस्तुति, सामान्य चर्चा, विनियोग विधेयक और वित्त विधेयक। चलिए फटाफट से नोट डाउन कीजिए इन्हें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कौन ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित है? बताइए, ऑपरेशन ग्रीन मिशन से संबंधित क्या है? टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन। क्या है? टमाटर, प्याज और आलू का उत्पादन किससे संबंधित है?
ग्रीन मिशन से संबंधित है। फटाफट से नोट डाउन कीजिए या स्क्रीनशॉट लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 कि कौन सी नीति जैविक खेती के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन लाएगी? बताइए फटाफट से, कौन सी नीति जैविक खेती के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन लाएगी? बताइए फटाफट से, कौन सी नीति है, कौन सी योजना है जो जैविक खेती के अंतर्गत 5 लाख एकड़ जमीन लाएगी? तो वो है परंपरागत कृषि विकास योजना। क्या है? परंपरागत कृषि विकास योजना। कृषि विकास योजना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंफ्रास्ट्रक्चर कॉन्ट्रैक्ट्स पीपीपी और पब्लिक यूटिलिटीज में समस्याओं को हल करने के लिए किस विधेयक को पारित किया जाना प्रस्तावित था? बताइए फटाफट से, किस विधेयक को पारित किया जाना प्रस्तावित था? तो वो था विवादों का सार्वजनिक उपयोगिता समाधान बिल। क्या था? विवादों का सार्वजनिक उपयोगिता समाधान बिल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना फसल क्षति के मामले में नाममात्र प्रीमियम पर अधिक मुआवजा प्रदान करती है? बताइए कौन सी योजना है जो नाममात्र प्रीमियम पर अधिक मुआवजा प्रदान करती है फसल क्षति के मामले में? तो वो है पीएम फसल बीमा योजना। कौन सी है? पीएम फसल बीमा योजना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, फटाफट से स्क्रीनशॉट लेंगे इनका। क्वेश्चन नंबर 15 300 रूर्बन क्लस्टर किस योजना के अंतर्गत स्थापित किए जाने हैं? बताइए 300 रूर्बन क्लस्टर किस योजना के अंतर्गत क्या किए जाने हैं? स्थापित किए जाने हैं। बताइए फटाफट से, तो कौन सी योजना के अंतर्गत? श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंतर्गत। श्यामा प्रसाद मुखर्जी मिशन के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? बताइए भारत में सार्वजनिक वित्त के संदर्भ में कौन सा कथन सही है? तो भारतीय संविधान प्रत्येक राज्य के लिए एक समकेकित निधि, एक सार्वजनिक खाता और आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। किसका? एक समेकित निधि, सार्वजनिक खाता, समेकित निधि, सार्वजनिक खाता और तीसरा क्या है? आकस्मिक। इधर लिख देती हूँ मैं। तीसरा क्या है? आकस्मिक निधि की स्थापना। आकस्मिक निधि की स्थापना का प्रावधान करता है। निधि की स्थापना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट है, भारत के संचित निधि से धन की निकासी के लिए अनुज्ञा से आना चाहिए। बताइए अनुज्ञा से क्या आना चाहिए? भारत के संचित निधि से धन की निकासी के लिए अनुज्ञा से क्या आना चाहिए? किसकी अनुज्ञा से आना चाहिए? तो भारत की संसद। क्या हो जाता है? भारत की संसद। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अगर लोकसभा में बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा? अगर लोकसभा में बजट पास नहीं हुआ तो क्या होगा? तो बताइए क्या होगा अगर लोकसभा में बजट पास नहीं हुआ? तो प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा दिया जाएगा। क्या दिया जाएगा? प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा। प्रधानमंत्री का मंत्री परिषद के साथ इस्तीफा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, नागरिक व्यय के लिए आम बजट में मांगों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 103 है। कितनी है? 103। नेक्स्ट है, भारत में औपचारिक रूप से बजट पेश किया गया था। भारत में औपचारिक रूप से बजट पेश किया गया था, कब किया गया था? 1860 में किया गया था। औपचारिक रूप से जो बजट पेश किया गया था वो 1860 में किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा प्रबंधन के तहत चीनी नागरिक झाओ बाहू के स्वामित्व वाली पीसी फाइनेंशियल सर्विसेज के कितने करोड़ रुपए जब्त कर लिए? 288 करोड़, 290 करोड़, 295 करोड़ या 298 करोड़? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? 288, 290, 295 या 298? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी 288 करोड़ रुपए जब्त कर लिए। क्वेश्चन नंबर 11, आईपीएल फ्रेंचाइजी अहमदाबाद ने टीम का क्या नाम रखने की घोषणा की है? बताइए फटाफट से, क्या नाम रखने की घोषणा की है? ऑप्शन ए है गुजरात टाइटंस, गांधीनगर टाइटंस, जामनगर टाइटंस या सूरत टाइटंस? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन ए, यानी गुजरात टाइटंस नाम रखने की घोषणा की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विदेश मंत्री एस जयशंकर आज से 6 दिन के लिए किन देशों के दौरे पर जा रहे हैं? बताइए फटाफट से, आज से 6 दिन के लिए किन देशों के दौरे पर जा रहे हैं? अमेरिका और फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपींस, इंग्लैंड एवं ऑस्ट्रेलिया या अमेरिका एवं लंदन? बताइए फटाफट से। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपीन। क्या हो जाता है? ऑस्ट्रेलिया एवं फिलीपीन के दौरे पर जा रहे हैं। नेक्स्ट है कि समुद्र तल से एक 10,044 फुट की ऊंचाई से गुजरने वाली किस टनल को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज कर लिया है? बताइए फटाफट से, राइट आंसर क्या हो जाता है? वाजपेयी रोहतांग, अटल टनल रोहतांग या इनमें से कोई नहीं? क्या हो जाता है इसका राइट आंसर? बताइए। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, यानी अटल टनल रोहतांग इसका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। इसके बाद आ जाती है हमारी रामबाण प्रश्नों की सीरीज, जिसमें नोबेल प्राइज से सम्मानित कुछ व्यक्तियों के नाम हैं और किस क्षेत्र में दिए गए हैं, किस व्यक्ति को दिए गए हैं। तो एक एक को बहुत अच्छे से नोट डाउन करते हुए चलेंगे। क्या है? नोबेल पुरस्कार से सम्मानित, नोबेल पुरस्कार। तो बताइए, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में, वर्ष 1913 में साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार? बताइए फटाफट से, किसे दिया गया था? तो ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर को। किसे दिया गया था? रविंद्रनाथ टैगोर जी को दिया गया था, रविंद्रनाथ टैगोर को। चलिए नेक्स्ट क्या है? ये हो जाता है ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट है 1930 में भौतिकी के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया था? तो 1930 में दिया गया था सी वेंकटरमन को। किसे दिया गया था? सी वेंकटरमन को दिया गया था, सी वेंकटरमन को। नेक्स्ट है 1968 में चिकित्सा के क्षेत्र में किसे दिया गया था नोबेल पुरस्कार? तो 1968 में दिया गया था हरगोविंद खुराना को। किसे दिया गया था? हरगोविंद खुराना को दिया गया था, हरगोविंद खुराना। इसके बाद नेक्स्ट है हरगोविंद खुराना। इसके बाद 1979 यानी 1979 में शांति के क्षेत्र में किसे दिया गया था? 1979 में मदर टेरेसा को दिया गया था। किसे दिया गया था? मदर टेरेसा को, मदर टेरेसा को दिया गया था। इसके बाद नेक्स्ट है 1983 में भौतिक के क्षेत्र में फिर किसे दिया गया था? एस चंद्रशेखर को दिया गया था। किसे दिया गया था? एस
चंद्रशेखर को, एक एक को नोट डाउन करते रहिए फटाफट से, एस चंद्रशेखर को भौतिकी के क्षेत्र में दिया गया था। इसके बाद 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया था बताइए, तो ये दिया गया था अमर्त्य सेन को। किसे दिया गया था? अमर्त्य सेन को दिया गया था, अमर्त्य सेन। नेक्स्ट है 2001 में साहित्य के क्षेत्र में किसे दिया गया? 2001 में साहित्य के क्षेत्र में दिया गया बी.एस. नायपॉल को। किसे दिया गया? बी.एस. नायपॉल, बी.एस. नायपॉल को दिया गया। इसके बाद 2009 में रसायन के क्षेत्र में किसे दिया गया? 2009 में वी रामकृष्णन को दिया गया। किसे दिया गया? वी रामकृष्णन, वी रामकृष्णन को दिया गया। एक एक को नोट डाउन करते रहिए। 2014 में किसे दिया गया? शांति के क्षेत्र में। 2014 में किसे दिया गया? शांति के क्षेत्र में कैलाश सत्यार्थी को दिया गया। किसे दिया गया? कैलाश सत्यार्थी को दिया गया, कैलाश सत्यार्थी। फटाफट से नोट डाउन करते रहिए या स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं। इसके बाद 2019 में एक और रह गया। इसमें 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया बताइए? 2019 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में किसे दिया गया बताइए फटाफट से? 2019 में दिया गया अभिजीत बनर्जी को। किसे दिया गया? अभिजीत बनर्जी को दिया गया, अभिजीत बनर्जी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 कि डिजिटल हेल्थ केयर प्लेटफॉर्म में डीबीडी ने किस अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है बताइए फटाफट से? राइट आंसर ऑप्शन ए है हमारा अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, आमिर खान या अमिताभ बच्चन। बताइए किसे नियुक्त किया है? अक्षय कुमार, धर्मेंद्र, अमिताभ बच्चन या आमिर खान। तो राइट आंसर हो जाता है हमारा अमिताभ बच्चन को नियुक्त किया गया ब्रांड एम्बेसडर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 विश्व बैंक के पूर्व सलाहकार प्रदीप शाह को किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया बताइए फटाफट से? किसका अध्यक्ष नियुक्त किया गया? ऑप्शन ए है फाइजर इंडिया, नाइजर इंडिया, साइबर इंडिया या इनमें से कोई नहीं। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन ए यानी फाइजर इंडिया का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16। आज कुछ हमने ज़्यादा क्वेश्चन लिए हैं क्योंकि काफ़ी क्वेश्चन थे आज जो इम्पोर्टेंट थे, तो हमने सभी ले लिए वो। चलिए नेक्स्ट है संजय अग्रवाल की जगह किस कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के नए सचिव के किसे कृषि एवं किसान कल्याण के विभाग के नए सचिव के रूप में नियुक्त किया गया? मनोज दीक्षित, संजय सिंह, कुणाल मिश्रा या मनोज आहूजा। बताइए फटाफट से राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी यानी मनोज आहूजा। इसका राइट आंसर हो जाता है मनोज आहूजा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का वैज्ञानिकों ने एक नई स्तनपायी प्रजाति की खोज की है। बताइए उसका नाम क्या है? ऑप्शन ए है हमारा व्हाइट मैकोक, चिक्ड मैकोक, व्हाइट चिक्ड मैकोक या इनमें से कोई नहीं। तो बताइए राइट आंसर क्या हो जाता है? तो राइट आंसर हो जाता है हमारा ऑप्शन सी यानी व्हाइट चीक मकोड़ उसका मकोक उसका चिक्ड मकोक उसका नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 उपभोक्ता संरक्षण नियामक ने नियमों के उल्लंघन के चलते किसके उत्पादकों के विज्ञापन पर रोक लगाई है? तो इसका आंसर आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे जो कि आप लोग नहीं देते हो, ठीक है? तो फिर भी मेरा फर्ज बनता है, मैं तो क्लास भी देती हूँ आपको, डेली क्वेश्चन भी पूछती हूँ आपसे, लेकिन आप लोगों का रेस्पॉन्स नहीं मिलता। तो इसमें हमारी क्या गलती है? हम तो अपनी तरफ से मेहनत कर रहे हैं ना। तो जो आपका फ़र्ज है वो अपना फ़र्ज नहीं निभा रहे आप। हम तो तबीयत ख़राब हो, आंधी हो, तूफान हो, क्लास हमें तो डालनी ही डालनी है, कुछ भी हो जाए, ठीक है? तो चलिए क्लास को ख़त्म करते हैं। शुरुआत नहीं करनी, ख़त्म करनी है, ठीक है? तो आज के लिए इतना ही रखेंगे। कल फिर नए क्वेश्चंस के साथ मिलेंगे। तो जैसे मैं आपको डेली बोलती हूँ कि 5 मिनट का समय निकाल कर वीडियो को शेयर कीजिए, लेकिन आप लोग नहीं करते, तो आपकी मर्जी है। रोज़ रोज़ बोलने से भी क्या फ़ायदा है जब आप लोगों को
मानना ही नहीं है। ठीक है, तो चलिए आज के लिए इतना ही रखेंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।